नमस्कार, मैं सतीश मिश्रा मीडिया मैप के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं उसमें क्या कहा जाए, बीजेपी मतलब जो आज की सत्ताधारी पार्टी है और संघ के का जो वातावरण है जिसमें बीजेपी को शक्ति मिलती है, मॉरल अथॉरिटी कहलाता है, उसमें भ्रष्ट भ्रष्ट जो व्याप्त है भ्रष्टाचार, जिसके के किस्से हमारे सामने दिन ब दिन आ रहे हैं और सरकार की तरफ से चुप्पी है, संघ की तरफ से चुप्पी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या दर्शन है? भ्रष्टाचार से परहेज और भ्रष्टों से प्यार। आप अंदाज लगाएं कि जो भी भ्रष्ट लोग होते हैं जब कहीं और होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं। उदाहरण कई हैं। बंगाल के आज के मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी, आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा, कुछ नाम ले रहा हूं, पर इन सबको आज के जो हमारे सामने खुलासे आ रहे और जो सबसे लेटेस्ट खुलासा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार। उसके पहले अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में दर्शनालु जाने लगे, दर्शनार्थी जाने लगे, करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा आने लगा वहां चढ़ावा, और उसमें जो लूट की बात सामने आई है उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो साथी हैं वो इन विषयों को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, बहुत से इसमें जो करने धरने वाले हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा है। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, हमारे साथ रामशरण जोशी जी हैं। रामशरण जोशी जी नई दुनिया के संपादक रहे, एक सोशल एक्टिविस्ट रहे, ट्राइबल एरियाज में काम किया, बहुत सारे लोगों को चुनौती दी, प्रोफेसर रहे, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसके साथ मध्य प्रदेश की चीज़ों को बारीकी से जानते हैं, देश की राजनीति को बारीकी से जानते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश सिंह जी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में रहे, ट्रिब्यून में रहे, बड़े बड़े अखबारों में काम किया, बहुत गहराई से चीज़ों को समझते हैं और हमारे सामने हमारे साथ जुड़े हैं और लोगों को बताएंगे, दर्शकों को, कि किस प्रकार से भाजपा के या संघ का कहूँ दोहरे मापदंड हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी हैं, चिर परिचित हैं, शिक्षा जगत से आते हैं, बहुत सारे कमिटीज में रहे हैं, लोगों को जानते हैं और करीब से देख रहे हैं किस तरह से संघ का कि जो भ्रष्ट लोगों को वो बढ़ावा देकर बड़े बड़े पदों पर बैठा रहे हैं, उसकी भी चर्चा अनिल उपाध्याय जी करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, कोशिश चल रही है, आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष शुक्ला जी पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीकी से देखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हम इस प्रश्न पर सबसे प्रथम रामशरण जी के पास चलना चाहेंगे। रामशरण जी बताइए, ये दोहरा मापदंड जो संघ कहता था कि हम चरित्र निर्माण करते हैं, हम मॉरल अथॉरिटी हैं, हम चरित्र का निर्माण, मॉरल अथॉरिटी का निर्माण करते हैं, हम अंकुश रखते हैं, हम डिसिप्लिन देख करते हैं, और आज जो अयोध्या में लूट हुई है, चंपत राय जी भी चंपत हो गए धन को लेकर, मुझे ये लगता है। जोशी जी, आपका क्या कहना है? सतीश जी, आज इस चर्चा के दौरान जो संघ और भाजपा के जो वयोवृद्ध मूर्धन्य नेता रहे हैं, बल्कि आजकल वो मार्गदर्शन मंडल में हैं,
श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक वाक्य याद आता है। उन्होंने कई साल पहले कहा था कि भाई हमारी पार्टी विद डिफरेंस है, एक अलहदा पार्टी है, माने जो औरों से बिल्कुल हर मामले में विशिष्ट है, यानी वो बिल्कुल पवित्र है और वो किसी भी ढंग से कलंकित नहीं है, मतलब हर मामले में कलंकित डिफरेंस, पार्टी विद ए डिफरेंस, ये उनका बड़ा भारी जुमला था। बहुत अच्छी बात है। और दूसरे हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, वो तो जुमलों की खान हैं। उन्होंने सबसे पहले एक जुमला उछाला था कि भाई हर हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। फिर दूसरा जुमला उन्होंने उछाला कांग्रेस मुक्त भारत, फिर उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत, फिर उन्होंने एक जुमला उछाला कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, ये उन्होंने उछाला। तो भैया मैं तो उनके जुमलों का सम्मान करता हूँ, सच बात तो ये है सती जी, मुझे तो उनके जुमलों से प्रेम है। अब देखिए जुमले, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, यानी मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं तो फकीर हूँ, अपना कमंडल लेके चला जाऊंगा। अब ये दो बातें, लेकिन जब आज आपने जो विषय रखा है, तो ये तो उनके जुमलों से कुछ मेल खाता नहीं है। अब देखिए 12 साल में क्या एक भी मुख्यमंत्री, एक भी सामान्य मंत्री, एक भी कैबिनेट का मंत्री, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, या किसी भी राज्य मंत्री, राज्य सरकारों का मंत्री, सब बिल्कुल पवित्र हैं, हरिश्चंद्र के अवतार हैं। और जितनी भी जो ईडी सीडी जो सीबीआई इनकम टैक्स वगैरह जो लगाई गई, वो विपक्ष पे लगाई गई, क्योंकि वो तो हरिश्चंद्र है नहीं। हाँ, आप अगर हमारे शरण में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप हरिश्चंद्र की संतान जरूर बन जाएंगे। अब उसको उदाहरण भी हम दे सकते हैं। स्वर्गीय अजीत पवार महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज नेता थे, उनके खिलाफ इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का खाने का आंदोलन चलाया था, और वो रातों रात फिर उनमें शामिल हो गए, तो उनका बिल्कुल पवित्र बन गए। ठीक इसी तरह से आसाम के मुख्यमंत्री, वो पहले जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने महीनों उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का वो चलाया आंदोलन कि हम इन्हें टॉलरेट नहीं करेंगे, और जब वो बीजेपी में आ गए तो साहब वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह बिल्कुल धवल सफेद, साफ सफेद होकर के निकले। चलिए हमारे पश्चिम बंगाल के जो ताजा सुधेंदु क्या अधिकारी जी को ले लेते हैं, दूर क्यों जाते हैं। अब वो तो कैमरे पे ही पकड़े गए थे, रिश्वत लेते, और हमारे माननीय मोदी जी ने उनको काफी कुछ आलोचना की थी। ये तो ताजा ही किस्सा है। तो रिश्वत लेते कैमरे पे पकड़े गए थे, स्टिंग ऑपरेशन में, और उसके बाद उन्हीं को उन्होंने मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की बागडोर उन्हें सौंप दी। तो अब इनके जुमलों को, हम तो जुमलों का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे प्यारे जुमले हैं, लेकिन साहब उन जुमलों के अनुसार आप अपना कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब सबसे ताजा जो घटना घटी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, ये सब वो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके भाई भतीजा, चाचा, उनके भावज, सबके नाम से जमीन है। पूछा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके पास ये क्या इतनी जमीनें थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी जमीनें, और उन्होंने वो बड़ी प्राइम लोकेशन पर जमीनें ली, औने पौने दामों पर, अचानक हुआ। तो भाई ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री जी मान लिया है कि सब ये सब झूठा है, तो फिर आप इनके खिलाफ मानहानि का इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ वो लगाइए, एफआईआर लगाइए, कुछ करिए। लेकिन ये कहना कि चूंकि बड़ा बहुत अजीब सा लगता है, बड़े दुख भी होते हैं कि एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को, ओबीसी के मुख्यमंत्री को सब क्योंकि वो है तो उसको टॉलरेट नहीं कर रहे। तो महाराज क्या अब भ्रष्टाचार, हत्या है,
हिंसा वगैरह, क्या इसको भी आप जाति से जोड़ेंगे? भाजपा को थोड़ा सा याद दिला दूं कि सब लालू यादव कौन से सवर्ण है, वो भी ओबीसी के थे, वो जेल में रहे। तो ये आपके, जब आपसे कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर है वो कहें कि साहब आप रजिस्ट्रेशन करवाइए संघ का, तो आप कहते हैं कि दलित को क्या अधिकार है, और आज वो है कि साहब ओबीसी के पीछे पड़े। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड बिल्कुल चलने वाला नहीं है। प्रोफेसर अविनाश सिंह जी के पास चलना चाहता हूँ। उन्होंने जो आज देखा राजेश ज्वेलर्स एक्सपोर्ट के नाम पर, और सारे कितने कांड आ चुके हैं। आपने देखा सेबी में किस प्रकार से मैनिपुलेशन हुआ, पर जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, किसी को हटाया नहीं जाता। प्रोफेसर अविनाश सिंह जी, आपका क्या कहना है इसमें? सब कहीं भी कोई कुछ भी घटित हो जाए तो सबसे पहले बयान, चाहे वो यूपी है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो कोई भी बीजेपी शासित राज्य है, तो सबसे पहले एक आता है कि गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। एक वर्ड होता है, बख्शा नहीं जाएगा। हमने एसआईटी का गठन कर दिया है, लॉ वुड टेक इट्स ओन कोर्स। ये रोज होता है, चाहे वो एक जगह, चाहे यूपी में आग लगी हो, चाहे दिल्ली में आग लगी हो, चाहे वो लखनऊ में है, चाहे इंदिरापुरम में है। ढाक के तीन पात सिर्फ वो रिजल्ट जो है कि हम एसआईटी बना देते हैं, हम अच्छी तरह दो चार लोगों को दाएं बाएं कर देते हैं, लेकिन स्टोरी का नेट रिजल्ट एक ही होता है कि चल रही है, और चलने के बाद कुछ ना कुछ नया घटित हो जाता है। पुराना भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया का है। मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, तो शिलोंग से एक रोड जाती थी टूतुरा वाया विलियम नगर। वो रोड अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बन जाती, तो जो सफर में वाया गुवाहाटी के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता था, फिर दोबारा चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, वो जो मुझे 290 किलोमीटर पड़ता था, वो 246 या 236 किलोमीटर के करीब था। लेकिन रोड का क्या होता था, 10 किलोमीटर बनती थी और अगले 10 किलोमीटर में मनरेगा के थ्रू या किसी भी और चीज के थ्रू अगले गांव के लोगों को लिया जाता था। फिर 10 किलोमीटर बन जाती थी, पिछली टूट जाती थी। आज से बिल्कुल कुछ दिन पहले सतीश जी, हम ट्रेवल कर रहे थे भीमताल से वाया कैंची धाम या कैंची धाम के साइड में होके हमें मुक्तेश्वर जाना था। अब मुक्तेश्वर उस दिन बड़े साहब पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे थे कैंची धाम, तो क्या हुआ, रास्ता बदल दिया गया वाया धरिया धारचूला, वो जो है दानाचुली के थ्रू 15 किलोमीटर की रोड नहीं थी। लेकिन एक हफ्ता पहले उसी रोड से हम वापस आए थे। जो रोड बन रही थी 10 से 12 किलोमीटर का पैच, वो दोबारा गायब हो गया था। मैं क्वेश्चन सिर्फ एक करना चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हमारे खर्चे हम रोज कर रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब कहाँ है? डेडलाइंस कहाँ पे हैं? और जुमले तो मेरे साथी ने आपको बता दिया, हमें सभी जो जुमले हैं वो अच्छे लगते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आजकल क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से हूँ, पिछले 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में, वहाँ प्रॉब्लम क्या है? हर वाइस चांसलर, हर रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक्स और दूसरी जितनी भी पोजीशंस हैं यूनिवर्सिटीज में, वो आजकल वाया सेंटर या वाया नागपुर हो रही हैं। इनसे हमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स यही है साहब, जो लॉर्ड मैकॉले ने हमारे साथ किया था वो आज दोबारा हो रहा है। एक वाइस चांसलर के लिए अगर 15 करोड़ मांगा जा सकता, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर वाइस चांसलर के
लिए 15 करोड़ और रजिस्ट्रार के लिए 6 करोड़ मांगा जा सकता है या दिया जाता है, तो हम कहाँ पे वो जस्टिफाई करेंगे? एक वाइस चांसलर कहाँ से लाएं, अपना रिकवर करेगा? वो कहते हैं जी पहली बिल्डिंग यूनिवर्सिटी में बनेगी, आपकी आधी रिकवरी हो जाएगी, आपने कुछ नहीं करना, आपकी रिकवरी का काम जो है वो सारा कुछ हम देखेंगे। और शुरू से साइफनिंग कहाँ से होती है? वाया वन ऑफ द ब्लॉक्स, चाहे नॉर्थ ब्लॉक कह लीजिए, नॉर्थ ब्लॉक ही कहूंगा, जिसके थ्रू साइफनिंग होती है, लोगों को किसी से मिलाया जाता है, उसके बाद गाड़ियों में ट्रांसफर होती है। इतनी भयावह हालत जो है हमने नहीं देखी जो आज चल रहा है, कि ये सारी जगह। एक पॉइंट और सिर्फ कोट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि हमारे इस समय के सीजेआई जो हैं, कभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में थे, उस समय उन पे 5 से 6 चार्जेस लगे थे। जब उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया, तो एक जो कंसल्टी थे पंजाब और हरियाणा के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जज आदर्श कुमार, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। उन्होंने बहुत डायरेक्टली कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन थी उनके खिलाफ खड़े रहे, वे इनको चीफ जस्टिस हिमाचल का नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुए, उस दिन आफ्टरनून में पुराने सारे केसेस खत्म होके उनको वहाँ चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद जब लाया जाना था सुप्रीम कोर्ट में, हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले सब पुराने केसेस जो है वो खारिज होते हैं। हम कहाँ रुकेंगे सब, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो इवन आई एम सेइंग यूज ऑफ आईबी इज आल्सो देयर। हम जनरली आईबी का कोई काम नहीं है, लेकिन आईबी अपार्ट फ्रॉम सीबीआई, then we talk about income tax and ED, we are also using IB for such purposes. लेकिन बाद में हमें पता है उनके लिए एक तो निरमा वॉशिंग पाउडर तो हमने सुना था, ये कोई बिज वॉशिंग पाउडर है साहब जो बीजेपी के नाम से ही चलता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड रहा हूं, मुझे पता है कि उनके खिलाफ किस तरह के चार्जेस थे। शुभेंदु जी का आपने बता ही दिया है। ये सारे केसेस जिस दिन आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं उस दिन कहाँ चले जाते हैं। सर्बानंद सोनोवाल एक बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे थे असम के, उनको सेंटर में भेज के बनाया गया क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आए थे। मुझे सिर्फ एक ही खदशा है कि साहब ये ना हो जाए कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते या करप्शन फ्री इंडिया, उस समय आप दूसरी पार्टीज के इतने बंदे ले लें कि आपको वो कांग्रेस युक्त बीजेपी पार्टी ना लगनी जाए। क्योंकि जो पुराना असली कार्यकर्ता है वो इसलिए दुखी है कि साहब लोग ऊपर से आते हैं, डायरेक्टली मिनिस्टर्स बन जाते हैं, या फिर किसी को भी जब मर्जी आप हिला सकते हैं। कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अकाउंटेबिलिटी की है। प्रोफेसर अविनाश जी ने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है, अकाउंटेबिलिटी। कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में नकल हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर नहीं देंगे। आप कुछ भी करेंगे, प्रधानमंत्री ने इतने वायदे किए, किसी वायदे पर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और सब के सब विफल हुए। यहाँ तक कि विदेश नीति में हमारा देश आज विफल हुआ, अलग थलग पड़ा है, और जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। अब जो जिस वायदे पर भारतीय जनता पार्टी संघ के समर्थन से आई थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आज
कोई भी, जैसा कि प्रोफेसर अविनाश सिंह जी ने कहा, जैसा कि उससे पूर्व रामशरण सिंह जी ने कहा, मैं प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी के पास चलना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप देश को किस तरफ जाते देखते हैं? इस तरह के दोहरे मापदंड से क्या हालत है, भयावह स्थिति पैदा हो रही है, जैसा कि अविनाश सिंह जी ने कहा, अनिल उपाध्याय जी। प्रोफेसर अविनाश सिंह जी ने जो कहा और प्रोफेसर रामशरण जोशी जी ने जो बातें की, मैं उससे अपने को सहमत करता हूं। और बहुत उन्होंने सही बात कहा कि ये भ्रष्टाचार मुक्त की नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भाजपा आज बन चुकी है। और भाजपा जो अपने चाल चरित्र चेहरे को लेकर बार बार कहती थी कि हम ईमानदारी और चरित्र पर विश्वास करते हैं और चरित्रवान लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इसके जस्ट उल्टा आज देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक तरीके से भाजपा का ही अंग है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लोगों को था बड़े चरित्रवान अच्छे लोगों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन आज जो कांग्रेस में या किसी भी दल में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सर्वाधिक आरोप हैं, उन्हीं लोगों को ये भाजपा में शामिल करा रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों महाराष्ट्र में अजीत पवार पे तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन वही अजीत पवार जब दल बदल करके और उनके साथ सरकार में शामिल हो गए तो उनको सीएम भी बना दिया गया। शुभेंदु अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। आपके आसाम के मुख्यमंत्री भी शर्मा पे तमाम आरोप लगे, लेकिन वो सब आरोप से मुक्त कर दिए गए। इसके अलावा आप देखिए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पे भी आरोप लगे थे, वो जेल भी गए थे, लेकिन जब उनके साथ गठबंधन हो गया तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बता रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त मान लिया जा रहा है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मुझे लगता है इसके जस्ट उल्टा इन्होंने काम किया है। जो कह रहे हैं कि खाऊंगा न खाने दूंगा, वो खाने वालों को ही रख रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसे लोग जिनके और भ्रष्टाचार के आरोप है, इनको ज्यादा वो मुफीद लगते हैं, ज्यादा इनको अच्छे लगते हैं, इसलिए कि वो भ्रष्ट होगा तभी तो उनको ऊपर तक पैसा पहुंचाएगा। अरे एक जमाने में राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया हम केंद्र से भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे तक जाता है। उसको लेकर भाजपा ने बहुत मजाक उड़ाया और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बार बार उसका मजाक उड़ाया कि कांग्रेस के समय में 85 पैसा ऊपर रह जाता था और 15 पैसा पहुंचा। तो उन्होंने तो यथार्थ चित्रण किया और सच बताया उन्होंने, लेकिन असलियत यह है कि आज वही स्थिति है। आज भले ही न कह रहे हो, लेकिन आज 85 पैसा ऊपर ही रह जा रहा है, 15 पैसा ही पहुंच रहा नीचे तक। जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पन्ने के दौरान ही गिर जा रहे हैं। गुणवत्ता उनकी कितनी खराब है। हाईवे, नेशनल हाईवे के नाम पर और एक्सप्रेस वे तमाम सड़कें बना दी गई हैं, पूर्वांचल में ही बन गई हैं। वो सड़कें अभी से उखड़ना शुरू हो गई, उनकी दोबारा रिपेयरिंग शुरू हो गई, जबकि कम से कम 2, 4, 5 साल 10 साल तक तो उनको कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। तो भ्रष्टाचार तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। बंगारू लक्ष्मण इनके भाजपा के अध्यक्ष थे, आपने देखा उसमें पैसा लेते हुए सीधे पकड़े गए थे। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हुआ था शिवराज सिंह के जमाने में, जिसमें नियुक्तियों को लेकर इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई थी, पेपर लीक का ये मामला वो भी था, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया, उस मामले को भरने नहीं दिया गया। और भाजपा जो कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार भी बनी, उस सरकार को भी खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा दिया उन्होंने, और सिंधिया को फिर से उन्होंने भाजपा में शामिल करा लिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये बराबर जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो ये जैसा कि आपने बताया कि शुरू में ही जोशी जी ने बताया कि मोदी जो आए जुमला बोले कि 15-15, 20-20 लाख तो वैसे ही सबके खाते में आ जाएंगे और सब विदेशी धन आ जाएगा, जो काला धन गया हुआ। काला धन कहाँ है? आज तक जनता खोज रही, काला धन आज तक पता नहीं चला। 2000 का नोट आपने चलाया, वो 2000 का नोट जो है क्यों चलाया कोई समझ में नहीं आया। 1000 का इतना अच्छा नोट चल रहा था, उसको बंद किया और 2000 चलाया, फिर बाद में कुछ ही वर्षों में 2000 का नोट गायब भी हो गया। तो ये बड़ा भारी रैकेट है भ्रष्टाचार का। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी बोलते हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया है। और जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार पे सैकड़ों करोड़ जमीन का मामला पकड़ में आया है, और उज्जैन जहाँ के वो रहने वाले हैं, उज्जैन और अयोध्या दोनों हमारे एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शहर हैं, धार्मिक शहर हैं, और उसमें विदेश से भी लोग आते हैं, तमाम तरह लोग चंदा चढ़ाते हैं और वो बड़ी भावना से आते हैं। गरीब लोग भी पैसा बचा के जाते हैं मंदिरों में, अयोध्या में या उज्जैन में जाते हैं, महाकालेश्वर में, वहां तो वो अपना दान पेटी में पैसा डालते हैं। और आप बताइए, जब दान पेटी के पैसे का ही गड़बड़ी हो रही है, उनके जो दान दिए गए सोने चांदी की ईंटें थी वो सब गायब हो गई, किसी का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ईमानदारी की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी का
ये चेहरा ऐसा नहीं रह गया कि अब जनता के सामने हम मुंह दिखा सके अपना। आप मंदिर धर्म के नाम पे भी चोरी कर रहे हैं, हर जगह कमीनों का घपला कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव इनको बताते हैं कि पर्यटन के भी मंत्री रहे हैं, इसके पहले और भी कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। तो इनको तो पूरा भ्रष्टाचार का रैकेट मालूम है। और पहले अपने रिश्तेदारों को जमीन सस्ते रेट में खरीदवा कर वहां पर आप कोई प्रोजेक्ट ला देंगे, वहां एयरपोर्ट बनवा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से सीधा नूरा कुश्ती जैसे होता इस तरीके से सब मिला जुला खेल है। और ये लोग पूरे देश को भ्रष्टाचार बांट कर रखे। किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे आप आंध्र प्रदेश जाइए, चाहे तमिलनाडु में जाइए, कहीं भी जाइए, जहां पर भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है और जहां पे उसमें कहीं कहीं पता चलता है कि जमीन जो है गृह मंत्री के कोई खास आदमी उनको ले लिया है छत्तीसगढ़ में, और कहीं जमीनें आदिवासियों का जो लैंड था वो उनके चला गया। अभी आपने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिस तरह से अडानी का पोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, तो कई करोड़ वृक्ष वहां काटे जा रहे हैं। पर्यावरण हमारा आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और किस तरह से पर्यावरण हमारा भारत का हुआ, और पिछले 10-12 वर्षों में इतने अधिक पेड़ काटे गए सड़क निर्माण के नाम पर, अन्य निर्माण के नाम पर, जिनसे पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है, हमारी ऋतुएं प्रभावित हो रही है, बरसात प्रभावित हो रही है। तो मानवीय सभ्यता के सामने खतरा उत्पन्न हो रहा है भ्रष्टाचार। और ये मैं समझता हूँ कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा भारी चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, मैं जी मैं आप तीनों लोगों से ये पूछना चाहूंगा, आपने इतने वर्षों में पिछले 6-7 दशकों से सरकारों को देखा है। अगर मैं ये पूछूं कि जो आज का भ्रष्टाचार है, आज से 12 साल पहले के भ्रष्टाचार से में क्या अंतर है, प्रोफेसर रामशरण जोशी जी बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है शशि जी। ये तो एक तो मैं आज एक शब्द कहना चाहूंगा कि भाजपा और संघ परिवार के लिए एक शब्द मैंने पहले 2-1 साल पहले कहा था कि ये लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं, शर्मनिरपेक्ष हैं। शर्मनिरपेक्ष ये हो चुका है पूरा संपूर्ण संघ परिवार, जिसमें बीजेपी भी है, बजरंग दल भी है, सारा पूरा संघ परिवार। तो अब इन्हें कोई मर्यादा या नैतिकता उसकी कोई चिंता नहीं। अब आपने पूछा साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, याद करिए कि नेहरू के जमाने में 2 बड़े भारी इस्तीफे हुए थे, टीटी कृष्णमाचार्य और मालवीय का, और वो मोजरा कांड में फंस गए थे, डालमिया वगैरह उसमें, और टीटी कृष्णमाचार्य जैसे जॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद मालवीय नहीं गए। फिर तीसरी बात ये है, लाल बहादुर शास्त्री एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बेचारे उनका कोई दोष नहीं था, रेलवे मंत्री, उन्होंने तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। चलिए, और आधुनिक काल में आ जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सीजेई की वो रिपोर्ट थी, चीफ कंट्रोलर जनरल की, उस समय विनोद राय उसके वो मुखिया होते थे, और उन्होंने कोयला को लेकर के और एक नोशनल वो सामने रखा कि साहब इतना इसमें इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ। तो उसमें टी राजा को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इमीडिएटली इस्तीफा लिया और वो जेल भी गए। फिर वो मद्रास की जो एमपी है डीएमके की, मैं नाम भूल गया हूँ, स्टालिन की छोटी बहन है, वो भी जेल में गई। तो कहने का मतलब ये है लालू यादव वो सब जेल में गए उस दौरान ही। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है सबकी बात और आज की बात, तो यहाँ एक हमारे राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा भारी जुमला उछाला, याद करिए। उन्होंने कहा देखिए, हमारे यहाँ जो है इस्तीफा और त्याग पत्र देने की कोई संस्कृति नहीं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप कुछ भी करिए, हम त्याग पत्र नहीं देंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से इतने समय से मांग चल रही है, नीट का जो पेपर लीक हुआ और बहुत सारे मामले हुए, और उसमें राहुल गांधी के अलावा जो नई जो बनी है, क्या है वो, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा दीजिए। आज भी जनता मंत्र उस पर मोर्चा ये धरना चल रहा है, लेकिन साहब इस्तीफा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। तो इनके ये है कि हमें हम ये मान के चला जाए कि 12 साल में हम ही पवित्र हैं, हम ही हरिश्चंद्र हैं, बाकी सब दुशासन है, बाकी सब शकुनी हैं। यानी आपने इस 12 साल में जो भी गए, यहाँ तक कि झारखंड के जो थे हैं तो मुख्यमंत्री, उनको भी जेल जाना पड़ा था 3-4 महीने के लिए। हेमंत सोरेन को भी, उनको भी जेल जाना पड़ा। मैं लालू यादव को तो मैंने आपको पहले बताया ही था। तो कहने का मतलब, अरे और तो आपके चिदम्बरम जेल में गए 6 महीने के लिए,
वो भी जेल में गए। तो कहने वाला, और लेकिन आपके 12 साल में क्या ये मान के चला जाए प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक एमएलए, प्रत्येक सांसद और प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर सब ईमानदार हैं? यानी 12 साल में इतने घोटाले हो, इतनी चीजें सामने आ रही हैं, पुल बनते हैं, टूट जाते हैं, 2-2, 3-3 बार टूट जाते हैं, सड़कें जो आप जिनका आपने उद्घाटन ही किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सड़क का उद्घाटन बम्बई के पास किया और कुछ दिन के बाद वो टूटने लगी। आपके गुजरात में वो पुल टूट गया, उसमें कितने लोग मारे गए और आपने कोई कार्रवाई की? तो कहने का मतलब यानी इतना ही नहीं, जो मैं ताजा घटना ये थी कि कौन सा वो एक कंपनी है जो 3 बार 4 बार ब्लैक लिस्ट हो गई है, फिर भी उसको काम दे दिया गया। ये तो ताजा है घटना है। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस ढंग से देश चलाना है और चलाना चाहते हैं, तब तो फिर इसका मतलब भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। मतलब आप खाइए और हमको भी खिलाइए, तब तो सब ठीक है। मैं समझता हूँ। अब जोशी जी तो तब मैं भ्रष्टाचार उस समय जी बोले, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण हुआ। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था मैं। तो उस समय कांग्रेस के जमाने में, फिर इसके बाद कुमार गुजराल देवगौड़ा के जमाने में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में और आज, तो उनमें सबसे बड़ा अंतर ये था है कि वो नियम, कानून, कायदे, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इन सब का पालन किया करते थे। जो संसद की गरिमा, विधानसभा की गरिमा, उसका पालन किया करते थे। और कोई भी अगर इस पे थोड़ा दाग लगा है तो उसको जवाबदेह माना जाता था, जेल में भेजा जाता था। आज जैसा कि शुरू में अपने सिंह साहब ने उठाया कि अकाउंटेबिलिटी, इसको आपने भी कहा कि आज सबसे बड़ी बात है कि आज किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप कुछ भी करें। तो ये एक सबसे बड़ा बुनियादी अंतर है। जब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा नहीं, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती, वो संविधान चल नहीं सकता और अंत में अराजकता आती है। इसके बाद फांसीवाद आता है, नाजीवाद आता है। आप क्या उस भारत को उसी दिशा में धकेलना चाहते हैं? यानी एक किसी को भी अकाउंटेबल नहीं मान रहे, किसी भी व्यक्ति को। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं सवाल करते मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कि भाई ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, ये गलत है, ये सही है? अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं, तो आप सवाल कर सकते थे। आपका पीएमओ किस लिए है? जो पीएमओ हर चीज पर नजर रखता है कि कौन सा मिनिस्टर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका पीए कहाँ जा रहा है, यहाँ तक आपके जासूसी होती है। तो क्या आप उससे पूछ नहीं सकते थे कि भाई ये अभी कहाँ से आई, किधर से आई, और ये आपने प्राइम लोकेशन पे कैसे जमीनें खरीदी? लेकिन आपको नहीं करना है। जोशी जी, आपने सही मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा एक अकाउंटेबिलिटी इज ए डिवाइडिंग फैक्टर, और शर्म और ये शिष्टाचार, ये, और इसके लिए सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार मानता हूँ मोदी को भी नहीं, सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ इसकी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि अपने को 100 साल में सिर्फ उसने यही बताया कि हम संस्कारों का, ईमानदारी का, शिष्टता का सबका हम अवतार हैं। तो इसलिए और जो भाजपा, उससे पहले जनसंघ, इसके बाद भाजपा, उसी में से निकली है। तो इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार संघ है और इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सतीश जी धन्यवाद। जोशी जी धन्यवाद, आपने अच्छी तुलना की। मैं यही प्रश्न प्रोफेसर अविनाश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। सतीश जी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम जिस तरफ भी उंगली या हाथ या नजर दौड़ाएंगे, आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स इन चीजों के हमारे सामने हैं कि किस तरीके से चल रहा है। लेकिन हम कहते हैं कोई जालिम न बख्शा जाएगा, लेकिन कितनी बार लोग सिर्फ एक जो यूपी में उन्नाव वाले थे, वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता जेल में गए, लेकिन उनको भी बाहर लाने की, देखिए जो विक्टिम थी उनके फादर को या उन्हीं की गाड़ी को दोबारा एक्सीडेंट किया गया, प्रूव हो गया, लेकिन फिर भी उनको बाहर लाने की कोशिश थी। ये सारा कुछ जो है
कि एक तो हम पहले केसेस लटकाते रहते हैं, उसके बाद जो है किसी को अंजाम तक हम पहुंचा रहे हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ एक बहुत सीधी सी बात चल गई है, चाहे वो दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, सब आग लगी है कोचिंग सेंटर में तो सारे बंद कर दीजिए। सब जिस समय ये खुल रहे होते हैं उस समय कभी हमने कोई वो किया? होटल हर गली में, गेस्ट हाउसेस आज भी चल रहे हैं, लेकिन आपने ढूंढा जो सामने आपके एक अफसर के आ गए, 100 को एक दिन में ताले लग गए, बाकियों का क्या है? लेकिन उसमें जो जेन्युइन जाता है उनका भी पैसा लगा हुआ है, उस समय कोई सुनाई नहीं है। हम कहीं तो इस तरह का कर ले। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश का ले लीजिए, इतनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकती है। व्यापम घोटाले से अभी तक हमें ये नहीं समझ आया कि मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, केरला का टूरिज्म हमारे कंट्री को कहाँ ले जा सकता है। आज इंटरनेशनल जो परसेप्शन इंडेक्स है उसमें हम 96 नंबर पे पहुंच गए। कभी हम 40s में थे, फिर 60s में हुए, 96। 2 साल पहले तक 93 थे, अब और पीछे धकेले जा रहे हैं। कहीं तो हम रुकेंगे, रुकना जरूरी है। आपने कहा कि डिफरेंस क्या है, कि साहब पहले जो है फैसले आते थे और किसी न किसी तरह कन्विक्शंस होती थी। आजकल तो कन्विक्शन रेट ही खत्म हो गया, सिर्फ जुमलाबाजी है। और एक जितनी बड़ी खबर चलती रहे, आज हमारे जो मेन टीवी चैनल हैं उनमें क्या चल रहा है? सिर्फ सरकारी एड्स, बड़ी कंपनी की एड्स आनी बंद हो गई हैं, और 8 हॉस्टाइल टेकओवर एक ही कंपनी के द्वारा, क्योंकि वो हमारे मोदी जी के दोस्त हैं। तो वो कंपनी हॉस्टाइल टेकओवर, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो मेदांता को हो, जो अभी ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, जीआईसी हो, 10 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां सिर्फ एक ही कंपनी, पहले कंपनी पे रेड होती है, रेड के बाद कुछ और बढ़ाया जाता है, फिर वो कंपनी दिवालिया होने के कगार पे होती है, उसके बाद अडानी जी उसका टेक ओवर ले लेते हैं। लेकिन जो जेपी ग्रीन्स था उसमें तो साहब आप नंबर 2 पे थे, 3-3.5 हजार कम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका टेक ओवर हो गया और वेदांता की बात भी नहीं सुनी गई। ये वेदांता की बात ही नहीं सुनी गई। ये किस तरह से चल सकता है? एंड इट कंटिन्यूज, इट गोज ऑन एंड ऑन, और उस पे हमें कहीं भी कुछ देखने के लिए चिंता ही नहीं हो रही। यूथ उठना शुरू होता है तो हमें ऐसा लगता है कि सब, उसमें भी मुझे लग रहा था कि जो आपकी कॉकरोच पार्टी थी, उन्होंने दोबारा इकट्ठे होना था अगले सैटरडे को, क्या हुआ? और थोड़ा सा देख लीजिए 2011-12 में जो हुआ, क्या वो दोबारा लाने की चेष्टा की गई कि नहीं? एक नोएडा में हमारे पास रामलीला ग्राउंड था, आज उस रामलीला ग्राउंड में एक जो है यशोदा हॉस्पिटल बन गया है। उस यशोदा हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में एक एरिया की हमने मेट्रो जो 2 साल पहले आनी थी उसको रोक दिया। उसका काम आज शुरू हो रहा है मेट्रो का, क्योंकि हॉस्पिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे का उसमें शेयर था। सतीश जी। जी धन्यवाद प्रोफेसर सिंह साहब। अब मैं अनिल उपाध्याय जी से लास्ट कमेंट लूंगा कि पहले की सरकारों में आज की सरकारों में क्या अंतर है। और मैं तो कहूंगा कि आजादी के पहले भी अगर थोड़ा चले जाइए तो ब्रिटिश पीरियड में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। ब्रिटिशर्स जरूर भारत का धन लूट कर ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दादा भाई नेहरू वगैरह ने ड्रीम थ्योरी तमाम दिया उन्होंने धन, लेकिन वो ये छोट सामान्य चीजों में भ्रष्टाचार नहीं करते थे। बनारस में आज भी राजघाट का पुल जो बना हुआ, आज भी वो चल रहा, हावड़ा का ब्रिज अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, आज भी कायम है, वो चल रहा। लेकिन आज जो इंजीनियर हमारे जो, और खास तौर से पिछले 10-12 वर्षों में जो पुल बन रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, वो बनते ही खराब होना शुरू हो जा रही हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले अगर कोई दाल में नमक खाता था, नमक में दाल खाई जा रही है। आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि वो सीधे दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत आदमी कुछ इधर उधर कर देता तो समझ में भी आता था, लेकिन आज तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही आज हर जगह एकदम से वो हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में कुछ नहीं है। ये सारा प्रशासन के पुलिस प्रशासन और IAS IPS जो है इनके हाथ पे सारा कंट्रोल दे रखे हैं। इनका बुलडोजर की सरकार कही जा रही है। जैसा कि अभी आपने अविनाश सिंह जी ने कहा और लोगों ने बताया कि एक कोचिंग सेंटर में अगर आग लगी तो उस कोचिंग सेंटर को नक्शा पास करने के पहले या उसके सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने के पहले उसके पहले ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब उसके नाम पर आप कानपुर, लखनऊ, बनारस या जहां जहां कोचिंग सेंटर है उसको बंद करके आप ये दिखाइए कि हम बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे कुछ होता नहीं है। ये कौन सा विकास है? ये भाजपा की सरकार या मोदी जी की सरकार ये हप्पू मॉडल डेवलपमेंट कर रही है, जो बिना सोचे समझे प्लान डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें केवल आपदा को अवसर बना दिया गया और भ्रष्टाचार को ही मुख्य आधार बना दिया गया है। जैसा कि आपने कहा अविनाश सिंह जी ने कि 11/12 में जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, जिसपे कबूतर का आंदोलन नहीं दिख रहा है, वो अन्ना हजारे पता नहीं कहां किस पाताल में चले गए, अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी लगता है कि RSS के एजेंट थे और RSS का एजेंडा पूरा करने के लिए केवल आए थे। आपने जैसा कि बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? RSS तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन मैं तो मानता हूं चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। सीधे सीधे मोदी जी जिम्मेदार हैं और मोदी जी से ही इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। मैं बनारस की बात करूं तो बनारस के जो घाट हैं, इन घाटों पे एक मेहता हॉस्पिटल हुआ करता था। उस मेहता हॉस्पिटल को तोड़ के वहां पर होटल बना दिया गया। तमाम गंगा जी किनारे गुजरातियों को होटल बन रहे हैं और तमाम बाहर यहाँ के लोग की जननांकी तरीके से देखा जाए तो उनको विस्थापित किया जा रहा है, शहर के बाहर भेजा जा रहा है। पूरी संस्कृति और बनारस का जनसंख्या और जो जनसांख्यिकीकरण जो था उसको बदला जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र बदला जा रहा है। तो एक तरीके से बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये बनारस के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और पूरे भारत के लिए ठीक नहीं है जो हो रहा है। और ये जो हप्पू मॉडल हाथ पांच वाली जो विकास चल रही है ये बहुत ही गलत है। और उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे अयोध्या हो, जहां पर भी इस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री लोग जिम्मेदार हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ हो और चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन लोगों को हटाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री सीधे जिम्मेदार हैं। मैं क्यों RSS को जिम्मेदार बनाऊं? RSS तो पीछे से है ही है, लेकिन RSS से ज्यादा प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। इनसे खुद इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, इनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। सतीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिम्मेवार है, ये हमारे साथियों ने कहा। आज जो खबरें आ रही है, हमारी व्यवस्था आकंठ भ्रष्टाचार से डूबी हुई है और हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार आई थी वो सनातन धर्म को इतना बदनाम कर रही है कि हमको शर्म आने लगी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपने दर्शकों से ये अपील करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। इसी शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को विराम देता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार।